हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बैंकिंग कंपनी के शेड्यूल्स हैं कि बैंकिंग कंपनी अपने शेड्यूल जो है वो अकाउंट जो है वो कैसे बनाती है। सबसे पहले अपन फॉर्म ए देख रहे हैं। इसमें फॉर्म जिसमें बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आपको दे रखा है। बैलेंस शीट, हियर एंटर नेम ऑफ बैंकिंग कंपनी, कौन सी कंपनी का नाम बैंकिंग कंपनी है, कौन सा बैंक है, और लिखा जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ये एज एट हो गया है वैसे, अब एज एट 31 मार्च जो भी आपका ईयर है उसमें आपका बैलेंस शीट का ये न्यू फॉर्मेट है। आप देख रहे हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज है और यहाँ आपकी एसेट्स है। आप देख रहे हैं कई सारे आइटम यहाँ लायबिलिटी साइड में आपके लिखे हुए हैं, उनके आगे उनकी नंबरिंग की गई है। ये करंट ईयर का डेटा है और ये प्रीवियस ईयर का डेटा है, कंपैरिजन में काम आता है। इसके अलावा एसेट्स हैं, एसेट्स के आगे आप शेड्यूल दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं उनके, और देन उनका टोटल है। ये लायबिलिटीज का टोटल है, ये एसेट्स का टोटल है, ये हमेशा बराबर आएगा। इसके अलावा एक कंटिजेंट लायबिलिटी भी आपको देनी पड़ेगी, शेड्यूल नंबर 12। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये इतने सारे शेड्यूल विद नंबर क्या पूछे जा सकते हैं। तो देखो पूरा क्वेश्चन तो आना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बट फिर भी नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर कहते हैं कि शेड्यूल नंबर 10 बनाओ। अब आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स के लिए, शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग के लिए, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व के लिए। ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनको याद करने की मैं आपको एक इजी ट्रिक बताता हूँ। CRDBO, ये मैंने इनके अल्फ़ाबेट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिए वर्ड का, CRDBO। और एसेट्स में भी CBIAFO। सही है, CBIAFO सही है। अब सर ये क्या शॉर्ट फॉर्म हुआ, तो देखो CRDBO को तो आप याद कर सकते हो कि क्रिकेटर राहुल द्रविड़ बोल्ड आउट। CRDBO क्रिकेटर राहुल द्रविड़ बोल्ड आउट, शेड्यूल नंबर है 1 2 3 4 5। सही है, ये अपने शेड्यूल लाइब्रेरी के हो गए। क्रिकेटर राहुल द्रविड़ बोल्ड आउट। CBI आलतू फालतू ऑर्गेनाइजेशन, शेड्यूल नंबर 5 हो गए थे, 6 7 8 9 10 और 11। CBI आलतू फालतू ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपके हो गए कैश बैंक, C फॉर कैश, B फॉर बैंक, I फॉर इन्वेस्टमेंट CBI, AFO एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स। इससे आपको 1 से लेकर 11 तक आप इनके नंबर ऊपर लिख दीजिए तो आपको याद हो गए। अब आपको शेड्यूल नंबर पूछे भाई 10 किसके लिए, वो F के लिए फिक्स्ड एसेट्स, D किसके लिए, वो 3 के लिए डिपॉजिट्स के लिए। मतलब कोई भी नंबर जो है वो आप इजीली चेक कर सकते हो। ये तो है बैलेंस शीट का मेन फॉर्मेट। लेकिन अब इनके लिए 1 से लेकर 11 तक तो शेड्यूल ये, और एक 12वां शेड्यूल जो कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अपन एक एक शेड्यूल लेते हैं। शेड्यूल नंबर 1 ये है C का मतलब कैपिटल। तो देखिए हर बैंक की कैपिटल का फॉर्मेट जो है वो गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि हाँ भाई नेशनलाइज बैंक है जो कि फुली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, उनकी कैपिटल यहाँ लिखनी है। अगर फॉर बैंक इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है जो कि फॉरेन के बैंक हैं, उनको अपनी कैपिटल इस तरीके से देनी है, RBI से जो उनको परमिशन मिली हुई है, लाइसेंस मिला हुआ है। और कुछ इंडियन प्राइवेट कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उनके लिए फॉर अदर बैंक तो वो एक लाइक ए कंपनी है और कुछ नहीं है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, लेस कॉल्ड अनपेड, एड फॉरफिटेड, यानी ये तो एकदम कंपनी जैसे है। तो 3 टाइप के हो गए। एक तो हो गए नेशनलाइट की कैपिटल कैसे दिखानी है, एक फॉरेन बैंक की कैपिटल कैसे दिखानी है, और एक अदर बैंक की। इनमें से कोई एक की होगी, आपसे पूछेंगे जब। फिर आपका आएगा R रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 में आपको कैसे कैसे दिखाने हैं, तो देखो ये रिजर्व एंड सरप्लस के लिए तो एक तो स्टैच्यूटरी रिजर्व जो कंपलसरी रिजर्व होते हैं जो क्वेश्चन में कहे जाएंगे। इसके अलावा कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, ये सब आपको दिखाने हैं। इनमें सभी में क्या है, ओपनिंग बैलेंस प्लस साल भर में इन रिजर्व में कुछ एडिशन डाला तो ऐड कर दो और कुछ डिडक्शन किया तो लेस कर दो। सभी में एक ही बात है, इन सभी में एक ही बात है, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन। ये शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व हो गया। नाउ शेड्यूल नंबर 3 ऑर्डर में आता है, वो है डिपॉजिट्स के लिए कि बैंकों ने जो डिपॉजिट्स अपने पास अपने क्लाइंट्स के ले रखी हैं
वो आज नहीं कल चुकानी है, तो ये जो डिपॉजिट्स हैं ये इनके लिए लायबिलिटीज़ हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट होगा वो अपन को देखना है। तो एक तो डिमांड डिपॉजिट जो कभी भी देनी पड़ सकती है, कोई बैंक से ले रखी है या कहीं और से ले रखी है। इसके अलावा सेविंग बैंक डिपॉजिट, कोई सेविंग अकाउंट्स जो आपने बैंक्स में खुलवा रखे हैं वो भी उनके लिए लायबिलिटी है। और एक है टर्म डिपॉजिट जो कि कुछ निश्चित टर्म के लिए 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर के लिए जमा है किसी बैंक से या अदर क्लाइंट से। ये बैंकों ने अपनी सारी डिपॉजिट्स शेड्यूल नंबर 3 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैंक किस किस टाइप की डिपॉजिट जो है वो अपने पास रखता है, और ये सारी की सारी डिपॉजिट जो हैं ये बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, शेड्यूल नंबर 3 में आती है। शेड्यूल नंबर 3 के बाद शेड्यूल नंबर 4 आता है। इसमें शेड्यूल नंबर 3 में एक बात और भी है कि डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया, इंडिया से कितनी डिपॉजिट ली गई हैं, और एक है आउटसाइड। अगर ये क्लासिफिकेशन भी आप दे दो तो अच्छी बात है। वो क्वेश्चन में सब डेटा दे रखा होगा, आपको सिर्फ इस ऑर्डर में उसको लिखना है। नेक्स्ट आपका आता है शेड्यूल 4, और ये आता है बोरोइंग के लिए। बोरोइंग का मतलब बैंक को भी अपने डेली रूटीन के लिए कभी कभी हो सकता है कि उधार लेनी पड़े, कुछ क्रेडिट लेनी पड़े, तो वो भी उसकी लायबिलिटी होती है। तो कैसे लेगा बोरोइंग इन इंडिया, इंडिया से जो बोरोइंग ली, हो सकता है कि उसने आरबीआई से कोई बोरोइंग ली हो सकता है किसी अदर बैंक से ली हो, और या किसी अदर इंस्टीट्यूशन या एजेंसी से ली हो, ठीक है। और बोरोइंग आउटसाइड इंडिया, किसी फॉरेन के बैंक या वर्ल्ड बैंक से आपने उधारी ली हो, तो वो बोरोइंग्स भी आपकी यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। देन आता है शेड्यूल नंबर 5, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। सारी लायबिलिटी हो गई, इसके बावजूद कोई लायबिलिटी बच रही है, जैसे कि कोई बिल पेएबल चुकाने हैं, कोई इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट है, नेट लेना या देना, तो इसमें तो देना है क्योंकि लायबिलिटी है। इंटरेस्ट एक्रूड, कोई इंटरेस्ट एक्रूड है जो भी आपको चुकाना है, और अदर कोई प्रोविजन या और कोई लायबिलिटी हो तो ये आपके शेड्यूल नंबर 5 में आ जाएगा। इस तरीके से आपकी लायबिलिटी साइड के पांचों आइटम CRDBO यानी क्रिकेटर राहुल द्रविड़ बोल्ड आउट वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब है CBI आलतू फालतू ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले शेड्यूल नंबर 6 है C के लिए, कैश, कैश बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कैश आपका RBI के पास पड़ा है, जैसे कैश इन हैंड जो आपके पास पड़ा है, इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी। कुछ फॉरेन करेंसी भी बैंक्स अपने पास रख सकते हैं और अगर उनके पास लाइसेंस है। और बैलेंस विद RBI, हर बैंक का कुछ पैसा RBI के पास भी रहता है, कुछ करंट अकाउंट का, कुछ अदर अकाउंट का, वो भी आपका कैश ही है। आप जरूरत पड़ने पर RBI से रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। देन आता है शेड्यूल नंबर 7, ये है बैलेंस विद बैंक, जो बैंकों में पैसा जमा है, या मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस है कि आप शॉर्ट नोटिस पे वो मनी कभी भी मंगा सकते हैं, वो चीज़ आपकी यहाँ आती है। तो पहला तो इन इंडिया में बैलेंसेज बैंक आपके कहाँ पड़े हैं, कुछ करंट अकाउंट में पड़े हैं आपके, कुछ अदर डिपॉजिट अकाउंट में पड़े हैं, सही। और ऐसे ही है मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस पे आपके पास चीज़ें पड़ी हैं बैंक के पास या अदर इंस्टीट्यूशन के पास, उनका टोल आ जाएगा। ये तो इनसाइड इंडिया के लिए था। ऐसे आउटसाइड इंडिया के लिए करंट अकाउंट में, डिपॉजिट अकाउंट में, या शॉर्ट कॉल नोटिस पे जो पैसा पड़ा है वो भी आप दिखा सकते हैं। आइटम बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में सारे नहीं पूछे जाते, केवल मेन मेन हेडिंग ही पूछी जाएंगी, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। देन आता है आपका शेड्यूल नंबर 8, ये आता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कि बैंकों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो वो अपने पास थोड़ा ना रखेंगे, उससे उनको क्या फ़ायदा। दैट्स वाई वो क्या करेंगे, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। उनके इन्वेस्टमेंट, एक तो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है, हो सकता है कि उनमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया हो, अदर कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, कोई सब्सिडी कंपनी या किसी जॉइंट वेंचर, या कहीं और अदर पैसा लगाया हो, ये तो है इन इंडिया। ऐसे ही हो सकता है उन्होंने इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया भी किया हो, मान लो हो सकता है उन्होंने अमेरिकन या यूके की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाया हो, या कोई सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर में पैसा लगाया हो फॉरेन में, और कोई अदर इन्वेस्टमेंट हो फॉरेन में, तो वो भी आ सकता है। तो बैंकों के इन्वेस्टमेंट भी हो गए विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। देन शेड्यूल नंबर 9 आता है, ये आता है एडवांसेस के लिए। अब AFO आ रहा है, आलतू फालतू ऑर्गेनाइजेशन, ए का मतलब एडवांसेस। अब एडवांसेस इसने लोगों को दे रखे हैं, डेफिनेटली बैंक क्या करता है, बिल डिस्काउंटेड करता है। अब ये बिल डिस्काउंट करना बैंक के लिए क्या है, एक तरीके से एडवांस देना है। क्यों, क्योंकि बिल की अभी ड्यू डेट तो आई नहीं है, आपने पैसा पहले से दे दिया। तो इस तरीके से बैंक जो है, जो डिस्काउंटिंग करता है बिलों को, एक तरीके से बैंक की बुक में तो वो एडवांस ही है कि आपने एडवांस दिया है, तो ये आपकी एसेट है कि बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड है। कोई कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने दे रखी है, कोई टर्म लोन किसी को दे रखा है, ये सब एडवांसेस हैं। इसके अलावा
कोई टेंजिबल सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, आपने किसी को लोन दिया, बदले में उसकी प्रॉपर्टी के कागज ले लिए, या गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दे रखी है, कोई अनसिक्योर्ड आपने लोन दे रखे हैं, तो वो सब चीजें जो हैं वो आपकी यहाँ आ जाएंगी। इसमें भी फिर आगे और क्लासिफिकेशन है, एडवांसेस इन इंडिया। एडवांसेस इंडिया में जो दे रखे हैं उनकी बात हो रही है। किसको दे रखे होंगे? हो सकता है प्रायोरिटी सेक्टर गवर्नमेंट ने कोई तय कर रखा हो कि हाँ भाई आपको तो एजुकेशन के लिए लोन देने हैं, या आपको तो एग्रीकल्चर के लिए लोन देने हैं, तो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के में कोई आपने पैसा लोन दे रखा हो, या अदर किसी बैंक को या अदर कोई लोन दे रखे हो। ऐसे ही एडवांसेज आउटसाइड इंडिया हैं, किसी बैंक से आपको पैसे लेने हैं, यूके का कोई बैंक है, और या फिर उनके कोई बिल परचेज या डिस्काउंटेड है, या कोई और लोन उनको दे रखे हैं, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। 9 शेड्यूल हो गए। नाउ शेड्यूल नंबर 10, ये फिक्स एसेट्स के लिए हैं। बैंक अपनी प्रॉपर्टी भी तो खरीदते हैं, कि जैसे उनको बैंक की चलाने के लिए कोई बिल्डिंग वगैरह बड़ी चाहिए हो और उनको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही हो अच्छे भावों में, तो वो अपनी बिल्डिंग खरीद भी लेते हैं कि अच्छा है कि उनको आगे से किराया पे नहीं करना पड़ेगा। दैट्स वाई फिक्स एसेट्स, प्रमाइसेस वगैरह जो है, जो भी उनकी कॉस्ट है 31 मार्च को प्रीसीडिंग ईयर में थी, ओपनिंग बैलेंस जिसे हम कहेंगे, उसमें कोई एडिशन साल भर में हुआ, कोई बिल्डिंग और खरीद ली, डिडक्शन कोई बेच दी, और कोई डेप्रिसिएशन वगैरह लगा तो उसको भी लेस कर देना। तो ये फिक्स एसेट प्रीमाइसेस आ गए। अदर फिक्स एसेट बैंक के पास क्या होते हैं? बैंकों में फर्नीचर पड़ा होता है, कुछ फिक्सचर है, एसी, लाइट्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, कूलर्स हैं, वो पड़े हैं। इसके अलावा कंप्यूटर्स पड़े हैं। उनमें भी जो 31 मार्च पिछली है यानी ओपनिंग बैलेंस है वो ले लो, उसमें कोई साल भर में एडिशन हुए तो उनको ऐड कर दो, कोई बेचे हैं तो डिडक्शन हुए तो वो लेस कर दो, और कोई साल भर में डेप्रिसिएशन लगा है तो वो भी लेस कर दो। तो इस तरह से फिक्स एसेट्स बहुत ही नॉर्मल तरीके से यहाँ आ जाएगा। और भी कोई आपकी एसेट आती है तो शेड्यूल नंबर 11 है, तो अदर एसेट्स आप उसको दिखा सकते हो। अदर एसेट्स में आपका क्या क्या है देखें। कोई इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट है, किसी ऑफिस से लेना देना रहा हो, उनसे कोई पैसा वगैरह अब आपका बनता है तो आप वो ले सकते हो। कोई इंटरेस्ट उनसे बनता है तो वो ले सकते हो। कोई टैक्स पेड इन एडवांस है कि आपने एडवांस में कोई टैक्स पे कर रखा था, ज़्यादा पे कर दिया था, तो वो भी आपको लेना है। कोई ईयर के एंडिंग में कोई स्टेशनरी स्टाम्प वगैरह कोई बच गया है, वो भी आपकी एसेट है। ऐसे ही नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, किसी ने लोन नहीं दिया तो आपने उसकी फिक्स एसेट्स को एक्वायर कर लिया, तो वो भी आपके लिए नॉन बैंकिंग एसेट्स है, वो पड़ी है, तो वो अदर एसेट्स भी यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से शेड्यूल नंबर 11 CBI AFO अदर एसेट्स पे आके खत्म हुआ। एक शेड्यूल जो बैलेंस शीट में नहीं आता, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में आता है, वो है शेड्यूल नंबर 12, और वो होता है कंटिजेंट लायबिलिटीज के लिए। कंटिजेंट लायबिलिटी यानी वो इवेंट जो 31 तारीख के बाद होंगे, हमें पता नहीं, वी आर नॉट श्योर कि उनका अब क्या होगा, वो हमें पे करने हैं या नहीं पे करने। ये किसी फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करता है कि हो सकता है वो हमें पे करने हों। अगर हम केस जीत गए तो हमें पे नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम केस हार गए तो हमें पे करने भी पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि बहुत क्वाइट अनडिसाइडेड है कि हमें उसका पेमेंट करना है या नहीं करना है। दैट्स वाई हम इसे कंटिजेंट लायबिलिटी मान लेते हैं। जैसे कोई बैंक का कोई क्लेम है, उसके अगेंस्ट हमको हो सकता है पेमेंट करना पड़े, या फिर कोई लायबिलिटी है पार्शली पेड इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट पे आपको हो सकता है और पैसा पे करना पड़े, और कोई एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट आपने कर रखे हैं आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, उनका ही पेमेंट आपको करना पड़े। बैंक ने किसी को गारंटी दे रखी है और आपको लग रहा है वो पैसा तो डूबेगा, अब क्योंकि गारंटी बैंक ने दे रखी है तो बैंक को ये पैसा पे करना पड़ेगा। और कोई एक्सेप्टेंस बिल वगैरह की है जिनकी ड्यू डेट 31 तारीख के बाद है, उनका भी हमको नहीं पता, और भी कोई चीज़ हो तो आपकी यहाँ कंटिजेंट लायबिलिटी के तौर पर आ जाएगी। सही है ना। अब अगर आप इनके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको ओवरऑल बताया है, आगे दे रखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ आइटम ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ आपको सारे आइटम जो हैं बारी बारी से एक एक करके सब आइटम का, सब शेड्यूल का देखो, बोरिंग्स के लिए, अदर लायबिलिटी के लिए, कैश के लिए, बैंक के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको एडवांसेस के लिए, फिक्स एसेट्स, अदर एसेट्स, कंटिजेंट लायबिलिटी, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन आपको दे रखी है। अगर आपको पढ़नी है तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये हमने पढ़ा फॉर्म ए, ठीक है। अब लेते हैं अपन फॉर्म बी। फॉर्म बी किसके लिए होता है? वो होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर एंडेड है। ये है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड कंसर्निंग शेड्यूल्स।
अब हम बैलेंस शीट तो अपने बैंक की देख ली, अब हम उसका इनकम स्टेटमेंट जो है उस पर नज़र डाल रहे हैं। तो देखो यहाँ 4 ही शेड्यूल हैं, 12 तक तो हो गए थे बैलेंस शीट में ही, वैसे बैलेंस शीट में 11 हुए थे, 12वां तो कंटीजेंट लायबिलिटी फुटनोट में था। अब शेड्यूल नंबर 13-14 ये इनकम से रिलेटेड है। अब बैंक की सबसे बड़ी इनकम क्या होती है, वो होती है इंटरेस्ट अर्न, वो आएगी शेड्यूल नंबर 13 में। और अदर इनकम और भी कोई इनकम हो तो वो शेड्यूल नंबर 14 में आ जाएगी और इनकम का टोटल आपका यहाँ हो जाएगा। अब आएंगे एक्सपेंडिचर। बैंक के एक्सपेंडिचर क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो लोगों ने बैंक के पास पैसे जमा करा रखे हैं उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट भी तो पे करना है, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15 में आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि बैंक इतने सारे जब बैंक्स पूरे इंडिया में ब्रांचेस मेंटेन कर रहा है तो उनके उसको ऑपरेट करने में ऑफिस के खर्चे, ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के खर्चे, बिजली का खर्चा, रेंट, सैलरी, ये सब खर्चे आपको बेयर करने हैं बैंक को, तो वो शेड्यूल नंबर 16 में आएंगे। और बैंकों को एक परमिशन होती है अपने लोन्स पर प्रोविज़न बनाने की, वो प्रोविज़न भी बैंक का खर्चा ही माना जाता है, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, पर इसका कोई शेड्यूल नहीं है, अलग से लिखना पड़ता है। तो शेड्यूल 13-14 इनकम के लिए है, शेड्यूल 15-16 एक्सपेंडिचर के लिए है, इन यहाँ एक्सपेंडिचर का टोटल हो गया। ठीक है, अब ये इसको अपन नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। तो ए में से बी को लेस करेंगे, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर को लेस करेंगे, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। उसमें कोई ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस है तो वो भी जोड़ दें, तो ये अब आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। सही है भाई, ये तो इस साल का नेट प्रॉफिट हुआ, ओपनिंग बैलेंस दे रखा, उसको और जोड़ दो तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस टोटल प्रॉफिट में बैंक की तरफ से कुछ क्या अप्रोप्रिएशन किए जाते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस, किस प्रॉफिट का क्या किया जाए। तो एक तो होता है ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, गवर्नमेंट की तरफ से रूल होते हैं 20%, 25%, जो भी रेट करंटली चल रही हो उसके हिसाब से आपको कुछ पैसा स्टैट्यूटरी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। हर बैंक के लिए जरूरी है कि वो अपनी प्रॉफिट का कुछ पैसा स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करें, और भी कोई अदर रिजर्व है उसमें ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर टू प्रपोज डिविडेंड, कि अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देना है वो भी आप यहाँ से लेस कर दें, और बाकी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट बैलेंस शीट में, अगले साल जो है वो काम आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब अपन को बारी बारी से शेड्यूल देखने हैं। इनकम के 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 13-14, और एक्सपेंडिचर के 2 शेड्यूल हैं 15-16। तो बारी बारी से लेते हैं, पहले इनकम के लेते हैं। शेड्यूल 13, शेड्यूल 13 जो है वो इंटरेस्ट अर्न के लिए है, बैंक ने जो इंटरेस्ट अर्न किया। देखो बैंकों का बेसिक काम ही क्या है, लोन देना, और उस लोन पर उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और वो इंटरेस्ट उसकी इनकम है। तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट, कोई डिस्काउंटिंग करने से भी पैसा मिला हो, उसने कई पैसे इन्वेस्टमेंट्स पे लगा रखे हैं उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, और आरबीआई वगैरह को जो उसने पैसे अपने कुछ जमा करा रखे हैं तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और भी कोई इनकम हो। ये शेड्यूल नंबर 13 है, ये उसका टोटल है। ये शेड्यूल नंबर 13 का जो टोटल है वो आप यहाँ शेड्यूल नंबर 13 के सामने लिखेंगे। अब शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम बैंक की कौन सी होती है, तो अदर इनकम देखिए, ये अदर इनकम है। शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम। अदर इनकम क्या हो सकती है, बैंक कोई कमीशन, एक्सचेंज या ब्रोकरेज वगैरह लेगा, कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, कि इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो उस पर कोई प्रॉफिट हो, अगर लॉस हो तो लेस कर देना। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, 31 मार्च को आपने एसेट का इन्वेस्टमेंट्स का रिवैल्यूएशन किया, कोई फायदा हुआ है तो वो ऐड करो, और लॉस है तो लेस कर दो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स, कोई एसेट्स को बेचा उस पर फायदा हुआ तो उसको ऐड करो, और लॉस है तो लेस कर दो। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, जो एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन वगैरह चल रहे होते हैं जो फॉरेन मनी के लिए, उससे अगर कोई फायदा हुआ है तो ऐड कर दो, और अगर लॉस हुआ है तो लेस कर दो। इनकम अर्नड बाय द वे ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड वगैरह है सब्सिडरी कंपनी में आपने पैसा लगा रखा है उससे आपको कोई डिविडेंड वगैरह मिल रहा है वो भी ऐड कर दो। और भी कोई छोटी मोटी मिसलेनियस इनकम हो कि ऑफिस का कबाड़ बेचा उससे कोई इनकम हुई, वो भी आप यहाँ दिखा दो। कुल मिलाकर शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम के लिए हो गया। अब आता है एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो इंटरेस्ट आपने पे किया उसके लिए शेड्यूल नंबर 15, ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है शेड्यूल नंबर 15। शेड्यूल नंबर 15 में आपके पास जो डिपॉजिट्स हैं उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आरबीआई से अगर आपने कोई लोन ले रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और भी अदर कोई इंटरेस्ट का खर्चा है वो टोटल आपको यहाँ करना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 15 का। और वो शेड्यूल नंबर 15 का इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड का मतलब खर्चा, एक्सपेंस हुआ, वो आप यहाँ दिखा देंगे। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16 में आते हैं, ये शेड्यूल नंबर 16 है। शेड्यूल नंबर 16 उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, कोई एम्प्लॉयज़ को कोई पेमेंट किए हैं,
कोई रेंट, टैक्सेस या लाइटिंग का कोई खर्चा पे किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई खर्चा पे किया, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी के लिए, डेप्रिसिएशन कोई बैंक की प्रॉपर्टी पे लगा, डायरेक्टर को कोई फीस, अलाउंस या एक्सपेंसेस पे किए, ऑडिटर को कोई फीस और एक्सपेंसेस पे किए इंक्लूडिंग ब्रांच ऑडिटर्स, ब्रांच की जो ऑडिट्स होती है उनके लिए भी, कोई लॉ चार्जेस हैं, पोस्टेज हैं, टेलीग्राम है, टेलीफोन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, इंश्योरेंस है और अदर खर्चे, ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। शेड्यूल नंबर 16 उसका टोटल होगा वो यहाँ आ जाएगा और वो टोटल अपन यहाँ ले आएंगे। अब इनकम में से एक्सपेंस को लेस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें ओपनिंग बैलेंस जोड़ेंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें जो स्टैच्यू रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जो अदर रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जो डिविडेंड देना है वो दे दो, तो आपका P&L अकाउंट जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा। इसका भी आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं, वो चीज़ भी अपन इसमें आगे कन्वे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इसका काफ़ी बड़ा होता है, पूरा फुल क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पार्टली पूछा जाएगा, लेकिन कौन सा पार्ट पूछा जाएगा वी नेवर नो, इसलिए आपको ये पूरा का पूरा शेड्यूल समझना चाहिए। इसके 2-3 इलस्ट्रेशन सॉल्व, अनसॉल्व पहले मत लेना क्योंकि एक साथ नहीं कर पाएंगे, पहले कुछ सॉल्व इलस्ट्रेशंस को ओरली करें, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को आप लिख के कर लेंगे तो आपका परफेक्शन आ जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।